गुरु संग कपट मित्र संग द्रोही, कोई होए निर्धन कोई होए कोढ़ी। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर आपने गुरु से कपट किया और मित्र से द्रोह किया तो कोई होए निर्धन, या तो आप निर्धन हो जाएंगे या फिर कोढ़ी हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं, सुदामा और कृष्ण जब पढ़ने गए गुरु संदीपनी के पास, तो एक समय ऐसा आया कि कृष्ण और सुदामा जंगल में गए लकड़ियां लाने। बारिश होने लगी, दोनों एक पेड़ पे चढ़ गए। सुदामा के पास कुछ खाने के लिए चने थे, वो चुपचाप चने खा रहे थे ताकि कृष्ण को देना ना पड़े। जी हाँ, अगर आप मित्र से द्रोह करते हैं, उसी वजह से सुदामा को निर्धन होना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि हमारे शास्त्रों के अंदर टीचिंग को ही बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। बात हर बात में शिक्षा की गई है। हमारे चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, वहां हमेशा एक चीज कही गई है कि गुरु सबसे ऊपर होता है। माँ बाप जो है वो भगवान का रूप है, और आपका पूरा जीवन जो है सतत सीखने का एक प्रक्रिया है। लगातार आपके जीवन में सीखना ही चलता रहता है। तो टीचिंग एंड लर्निंग इज द लाइफ टाइम सेशंस, ये जिंदगी भर चलते रहते हैं। आज बात करते हैं हम यूजीसी नेट पेपर 1 के 25 ऐसे क्वेश्चन जो सेट एग्जाम से उठाए हैं मैंने। ये वो क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग स्टेट्स के सेट एग्जाम से हैं, लास्ट ईयर के। हम देख रहे हैं हर स्टेट में एग्जाम होता है। वेस्ट बंगाल सेट, तमिलनाडु सेट, हिमाचल सेट, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट सेट एग्जाम होता है। राजस्थान सेट हुआ 2 साल पहले। मल्टीपल स्टेट एग्जाम्स में मैंने एक चीज फोकस की कि क्यों ना टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, हायर एजुकेशन, इनको फोकस किया जाए। और फिर बच्चों के लगातार मैसेजेस थे मेरे पास कि सर एक बार आप पढ़ाइए, हम चाहते हैं एक बार आप भी अपनी तरफ से कुछ पढ़ाएं। तो मैंने फाइनली इसको डिसाइड किया कि मैं आपको ना केवल अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं खुद 11 बार नेट हूं। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, मैं 11 बार नेट क्वालिफाइड हूं, 2 बार जेआरएफ हूं। मेरे जेआरएफ में पेपर 1 का क्या रोल है, ऐसे कौन से टॉपिक से मैं जो जरूर पढ़ के जाता हूं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, मैं अपना नॉलेज पेपर 1 का आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम है यहाँ पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमिंग वीडियोस में मैं आपको पढ़ाऊंगा 50 टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यूज जो 2020 से 2025 के बीच यूजीसी नेट और अदर सेट एग्जाम से आए हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन, 5 साल के वो क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे वो नेट हो चाहे वो सेट हो, आए हैं। फिर हम जाएंगे इसके बाद आईसीटी पे 30 स्पेशल पीवाईक्यू जो आ चुके हैं। एंड देन उसके बाद हमारे पास हायर एजुकेशन, वो क्वेश्चन जो मोस्टली आ रहे हैं, आ चुके हैं, हम इन सब पे फोकस करेंगे। यानी कि एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहां हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। साथ में जो बच्चे मुझसे शुरू से लगातार जुड़े हुए हैं, आप मुझे कमेंट में ये चीज जरूर बताइएगा कि अकॉर्डिंग टू यू टीचिंग एंड लर्निंग क्या है। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी और की डेफिनेशन मत बताइएगा। आप सब प्रोफेसर बनने वाले हैं, आप सब टीचर बनने वाले हैं। आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट टीचिंग एंड लर्निंग में निकलेगा डायरेक्टली। अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे गवर्नमेंट जॉब में तो 30 साल के लिए, जब तक आपकी रिटायरमेंट एज नहीं आती है, 30 साल, 35 साल, 40 साल, तब तक के लिए आप टीचर रहेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं, मेरी नेचुरल क्यूरियोसिटी है, आप टीचर क्यों बनना चाहते हो। और आपसे रिक्वेस्ट है, किसी दूसरे की डेफिनेशन नहीं बताना, अपने मन से बताना, अपने दिल से बताना। चाहे अगर आपको ये भी लगे कि सर ये सेफ प्रोफेशन है, वो भी लिखना। आई विल अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। मैं जानना चाहता हूं कि आज मैं अपने रूम में जो ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूं, ये जो भारत के भविष्य के टीचर्स हैं, उनके पास जो क्लास जाएगी, उनके माइंड में एक्चुअली क्या है। सो आई विल रीड ऑल योर कमेंट्स पर्सनली। नाउ लेट्स गो फॉर इट, चलो सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। एक अच्छे टीचर की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है। शुरुआती सेशन है, इसलिए मैं आपको आंसर साथ साथ दे रहा हूं ताकि आपके लिए ज्यादा टेंशन ना हो, आपके लिए चीजें आसान हो। लेकिन अब एक चीज देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है। गुड टीचर की बहुत क्वालिटी होती है। पंक्चुअल हो सकता है, डिसिप्लिन हो सकता है, वेल ड्रेस्ड हो सकता है, मधुर भाषी हो सकता है, सॉफ्ट स्पोकन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब देखिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। कुछ केसेस में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एक अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि टीचर ही डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्लास डिसिप्लिन नहीं होगी। लेकिन क्या ये सबसे मेन है? नहीं। डीप नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। बहुत से लोगों को डीप नॉलेज होता है अपने सब्जेक्ट का, गहन ज्ञान होता है, लेकिन वो बता नहीं पाते, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। तो ये भी अपने आप में सबसे बड़ी क्वालिटी नहीं है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको भी डिस्कस करते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपको बात करने का तरीका आता है, आप क्लास के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट से भी बात कर सकते हैं, और आप क्लास के सबसे एवरेज स्टूडेंट, सबसे पुअर स्टूडेंट से भी बात कर सकते हैं, और आप हर किसी से कनेक्ट कर जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है।
हाई क्वालिफिकेशंस, जैसे मैं मल्टीपल टाइम क्वालिफाइड हूँ, 17 अलग अलग स्टेट्स का सेट टॉपर हूं मैं, 2 बार गेट क्वालिफाइड हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी की तरह काम किया मैंने। अब आप सोचो, मैं अपनी क्लास में अपने सर्टिफिकेट लेके जाऊं, 11 नेट, 17 सेट, 2 गेट, 2 JRF, सारे कागज सर्टिफिकेट फैला दूं, तो बच्चों का सिलेबस पूरा हो जाएगा, बच्चे पढ़ जाएंगे, बच्चे पास हो जाएंगे क्या? नहीं। तो टीचर की हाई क्वालिफिकेशन अच्छी चीज है, लेकिन इन चारों चीजों में सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा होता है एक स्टूडेंट और टीचर क्लास के अंदर एक डिकोरम मेंटेन करे और एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो। टीचर जो पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आए, स्टूडेंट टीचर से खुल के बात कर सके, उनका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत सारे टीचर्स बच्चों को डरा देते हैं। बच्चे ने एक सवाल पूछा, टीचर ने कहा शट अप, ये गुड कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट नहीं है। बच्चे ने सवाल पूछा और टीचर ने कहा तू अपने आप को ज्यादा समझ रहा है, तुझे ज्यादा टेंशन है, तेरे को सवाल पूछने का नहीं आता, ये कैसा बेवकूफ वाला सवाल है। जम्मू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से मेरी डिबेट हो गई इस बात पे। उसने अपने एक स्टूडेंट के सवाल को सिली बोला, सिली। उसने कहा कि आपका सवाल सिली है। मैंने कहा बच्चे का कोई भी सवाल सिली नहीं हो सकता। बच्चे के अलग अलग लेवल की मेंटल अंडरस्टैंडिंग है, क्यूरियोसिटी है। आपका काम है हर एक सवाल को आंसर करना, चाहे वो बहुत आसान हो, आपको सिली लग रहा हो, चाहे ना लग रहा हो, लेकिन बच्चे की तरफ से वो सवाल सिली नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो आप अच्छे टीचर बन पाओगे। आप एक चीज देखिएगा, आपके जितने भी यूट्यूब पे जो अच्छे टीचर्स हैं, उनका सबसे बड़ा जो क्वालिफिकेशन है वो कम्युनिकेशन है, वो बात अच्छे से कर पाते हैं। सेल्स में देखिएगा आप, सेल्स में क्या होता है, सबसे अच्छी चीज क्या है, वो बात अच्छे से कर पाते हैं। टीचिंग बिकम्स इफेक्टिव व्हेन द टीचर, अब टीचिंग इफेक्टिव कब होती है? जब टीचर क्या करता है, यूजेस एडवांस टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड यूज करता है, ग्राफिक्स यूज करता है, आजकल तो एआई टेक्नोलॉजी आ गई, तो नहीं, हाँ बहुत अच्छी बात है। टीचिंग बहुत इफेक्टिव होती है अगर टीचर के पास टेक्नोलॉजी है। अब देखिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, हाँ नो डाउट, अगर टीचर को अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पता है तो भी टीचिंग इफेक्टिव हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। डेवलप्स द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, अगर टीचर अपने स्टूडेंट्स को एक्चुअली समझा दे कि तुम्हें ये क्यों पढ़ना चाहिए, और स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो जाएं, बातचीत करें, डिबेट करें, फीडबैक दें, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। डिक्टेट्स नोट्स, खड़े होकर नोट्स लिखवाएंगे, लिखो, हाँ। मैं ऐसी क्लासेस दे चुका हूं, मेरे कई टीचर ऐसे थे जो सिर्फ क्लास के नोट्स के अलावा एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं बोलते थे। हैंडआउट्स या मटेरियल टीचर्स रखते हैं, सपोर्टिंग मटेरियल अच्छी बात है, ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर भी रखते हैं, लेकिन अगर आप अपने प्रिंट आउट या अपने नोट से एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे तो फिर वो अच्छी क्वालिटी नहीं है। अब आप देखिए यहां सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्वालिटी, सबसे ज्यादा क्या है, सी क्यों है? क्योंकि ये टीचर की क्वालिटी है, ये टीचर की क्वालिटी है, ये भी चलो टीचिंग का पार्ट है, अच्छा नहीं है पर टीचिंग का पार्ट है। यहां पे स्टूडेंट इन्वॉल्व है, तो अगर आपने क्लासरूम से स्टूडेंट को इन्वॉल्व कर लिया और स्टूडेंट आपसे पढ़ के आपसे सवाल कर रहा है, आपके पढ़ाए हुए नोट्स को रीड करके एनालाइज करके आपसे सवाल कर रहा है, इसका मतलब एक हाई लेवल टीचिंग हो रही है, आपकी टीचिंग इफेक्टिव है, क्योंकि आपका जो टारगेट है बच्चा, वो सीख रहा है और वो जवाब दे रहा है, वो बात कर रहा है, सेल्फ सवाल कर रहा है, आपसे डेवलप करके सवाल कर रहा है, बहुत अचीवमेंट होता है ये। अब देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग। अभी हम देखा जाए कौन सी एक ऐसी चीज है और लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है। तो आप जब यहां देखोगे तो यहाँ MLT है, ULT है, RLT है, बेसिकली 3 अलग अलग लेवल होते हैं टीचिंग के। आप देखिए, रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। ऑटोनॉमस जो है, ऑटोनॉमस कोई भी लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है। हाँ, पेपर में याद रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन MLT, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग यहां से आते हैं, तो ये जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। जैसे मेमोरी लेवल पे क्या होता है कि आपने चीजें रट रखी हैं अर्ली लेवल की स्कूलिंग्स में, अंडरस्टैंडिंग में आपको समझ में आती हैं चीजें, आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्टिव में आपके बिहेवियर में दिखता है। आपने एक बच्चे को मिट्टी से खिलौना बनाना सिखाया, बच्चा उसी मिट्टी से अपने मन मर्जी खिलौने बना रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, हाई लेवल लर्निंग होती है, हाई लेवल टीचिंग, हाई लेवल लर्निंग। अब देखिए यहां पे, इन लर्नर सेंटर्ड टीचिंग द रोल ऑफ द टीचर, हम किसकी बात कर रहे हैं, लर्नर सेंटर। लर्नर कौन है, स्टूडेंट। तो जब टीचिंग में स्टूडेंट पे फोकस किया जाए, लर्नर सेंटर्ड हो, तो फिर टीचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, टीचर जो है वो कौन होता है, रोल ऑफ टीचर क्या है, डोमिनेटर, क्या वो डोमिनेट करता है, नहीं। टीचर सेंटर्ड में टीचर डोमिनेट कर सकता है। फैसिलिटेटर, जी हाँ, फैसिलिटेटर, क्या टीचर सारी चीजों को फैसिलिटेट करके आसान बनाता है स्टूडेंट्स के लिए ताकि लर्निंग फोकस हो सके, हाँ काफी हद तक हाँ। डायरेक्टर,
नहीं, अगर ये लर्निंग सेंटर्ड है तो टीचर डायरेक्ट नहीं करेगा, फिर ये बच्चों के ही ऊपर है, बच्चे ही इस पे फोकस करेंगे। इवैल्यूएटर, टीचर इवैल्यूएटर का रोल प्ले कर सकता है, लेकिन चूंकि ये सेंटर्ड है लर्नर्स पे, तो टीचर का यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। राइट आंसर है फैसिलिटेटर। वो सिर्फ फैसिलिटेट करेगा। वो क्या करेगा, बहुत हल्का सा रोल प्ले करेगा। बच्चे आपस में डिबेट करेंगे, बच्चे आपस में रोल प्ले करेंगे, बच्चे आपस में डिस्कशन करेंगे, बच्चों के ऊपर फोकस्ड होगा। तो वहां पे टीचर का काम क्या होता है, सिर्फ चीजों को प्रोवाइड करवाना, बाकी स्टूडेंट्स अपने आप करते हैं। हमारी वेबसाइट पे आप जाके हमें सर्च कर सकते हो, और जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो हमारा ये एड्रेस है, आपको मिल जाएगा, दिए हुए नंबर पे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। द मोस्ट पावरफुल बैरियर टू कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम इज, एक क्लासरूम में सबसे बड़ा बैरियर क्या आ सकता है जब आप पढ़ा ही ना सको, और कैसे ना पढ़ा सको? एक तो होता है लाइट चली जाए। तो यहाँ पे लाइट का ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन हम मानो चलो लाइट का सिस्टम छोड़ो, भाई गांव में भी लोग पढ़ाते थे बिना लाइट के, तो ऐसी क्या चीज है कि आप नहीं पढ़ा सकते? जब आपका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाए, और कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है जब बहुत सारा शोर आए, जब बहुत तेज शोर आएगा, तो आप कुछ भी बोलोगे स्टूडेंट को सुनेगा नहीं, और वहां पे आपके सारे टीचिंग मेथड्स फ्लॉप हो जाएंगे। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, द मोस्ट पावरफुल बैरियर इन कम्युनिकेशन इज नॉइस। क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट आज है, बनाया जा सकता है, कल बन जाएगा, आज नहीं भी है कल बन जाएगा। इमोशंस है बच्चों के, अगर अभी नहीं पढ़ने का मन है, इमोशनली कहीं और चार्ज है, मत पढ़ो। जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, हमारे स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए, कहीं ना कहीं कुछ और टेंशन में थे, उतना माहौल नहीं था पढ़ने का। फियर, बच्चे डर के बैठ सकते हैं कुछ समय के लिए। तो ये ऐसा नहीं कि टीचिंग एकदम बंद हो जाए, क्योंकि टीचिंग इनके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। टीचर, स्मार्ट टीचर उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके इमोशन के अकॉर्डिंग, उनके फियर के अकॉर्डिंग बात करेगा। जब मैंने देखा कि सारे स्टूडेंट्स इंडिया पाकिस्तान के बारे में कंसर्न है, तो मैंने भी इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड काफी बातचीत की, ताकि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो, डिस्कशन हो, कुछ रिलैक्सेशन हो। लेकिन अगर नॉइस आ जाए, शोर हो जाए, तो शोर हो जाए तो मेरी कोई बात ही नहीं हो पाएगी। तो हमेशा रखना, बिगेस्ट डिस्टर्बेंस इन एनी कम्युनिकेशन इज नॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे मीनिंगफुल लर्निंग देती है? मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब क्या होता है कि आपने जो सीखा है वो कोई रट्टा नहीं मारा, आपने आपने कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं किया, आपने एक्चुअली उसको सीखा है और ये आपके काम आ रहा है। इट्स अ मीनिंगफुल लर्निंग। जैसे किसी ने आपको बाइक चलाने सिखाई, और आप उस बाइक को लेकर के प्रॉपरली जा सकते हैं, लोगों को ड्रॉप कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, बाइक को आप भीड़ में या अकेले कहीं भी ढंग से चला लेते हैं, आपने ढंग से सीखा है, मीनिंगफुल लर्निंग। अब इस मीनिंगफुल लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या इसको प्रमोट करता है? पैसिव लिसनिंग, मतलब इनडायरेक्टली सुनना, दिमाग कहीं और है, टीचर पढ़ा रहा है, थोड़ा बहुत सुन लिया, नहीं। अगर आपका दिमाग सही फोकस नहीं है, एक्टिव लर्निंग नहीं है, तो आपकी मीनिंगफुल लर्निंग कभी नहीं होगी। रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मारना। आपने थ्री इडियट देखी थी, चतुर रामलिंगम, कैसे वो चमत्कार को बलात्कार बना देता है? अगर आपने रट्टा मारा हुआ है तो लर्निंग हो सकती है, पर वो एक्चुअली क्वालिटी लर्निंग नहीं होगी, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी। एक्टिव पार्टिसिपेशन, जी हाँ, अगर स्टूडेंट एक्टिवली इन्वॉल्व है, टीचर ने पढ़ाया, उसने लिखा, उसको पढ़ा, उसने सवाल जनरेट किया, फिर टीचर ने आंसर किया, फिर उसने दूसरा सवाल जनरेट किया, और वो इन्वॉल्व है, वो टीचर की बताई हुई हर चीज सुन रहा है, लिखवाई हुई हर चीज लिख रहा है, फिर उस पर काम कर रहा है, फिर उस पर टेस्ट सीरीज पे फोकस कर रहा है, फिर वापस आके सवाल कर रहा है, एक्टिव लर्निंग का पार्ट है। ये आपका राइट जो आंसर है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। सरफेस लर्निंग होती है, ऊपर ऊपर की लर्निंग। जैसे मुझे अदर सब्जेक्ट्स का भी नॉलेज है, पर वो सरफेस लर्निंग है। मुझे हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, हिंदी लिटरेचर आता है, पर वो ऊपर ऊपर का है, बहुत डेप्थ नहीं आती, तो मतलब वो भी फिर मेरी क्वालिटी लर्निंग नहीं है। माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर, जिन बच्चों ने बीएड किया है वो उसको बड़ा आसानी से आंसर कर सकते हैं। बल्कि मुझे बताइएगा कि मैं आपके लिए लाइव क्विज की शुरुआत करूं क्या? यूजीसी नेट पे पेपर वन पे कहीं लाइव क्विज नहीं है। अगर आप लोग बोलेंगे कि हाँ सर लाइव क्विज की शुरुआत कीजिए, और कम से कम मुझे 50 से ज्यादा कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में अगर मिलते हैं कि लाइव क्विज की शुरुआत कीजिए, तो ये सारे आंसर्स हटा के सीधा लाइव क्विज होगा। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, रेगुलर चेक कर सकते हैं कि आपका लेवल क्या है। देखो यहाँ पे माइक्रो टीचिंग जो है, अगर आपने बीएड किया है या प्री पीएचडी कोर्सेज किए हैं, तो आपने देखा होगा कि जब टीचर पढ़ाने से पहले अपने टीचिंग मेथड्स पे काम करता है, वो देखता है कि उसके नोट्स कैसे हैं, उसका करिकुलम क्या होगा, कैसे डिस्कस करेगा, कैसे पढ़ाएगा। तो पढ़ाने से पहले अपने पढ़ाने के मेथड्स, टीचिंग पेडागोजी पे जो भी वो काम करेगा, उसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं। आपको देखना प्रैक्टिस टीचिंग स्किल्स। जैसे मैं भी जब क्लास में जाता हूँ, तो मेरी क्लास में जो बच्चे हैं वो कौन है? वो नेट के बच्चे हैं, यूजीसी नेट के।
कोई पीएचडी कर चुका है, कोई पीएचडी कर रहा है। मेरे क्लास में दिल्ली में ऑफलाइन बैच में सबसे बड़ा क्राउड दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और जामिया से आता है। ये वो बच्चे होते हैं जो टॉप यूनिवर्सिटी से आते हैं, बीएचयू से आता है, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी से आता है। तो इनको पढ़ाने से पहले मुझे हमेशा, मैं कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाता कि चलो मैं 11 बार नेट हूं, नहीं। मुझे हमेशा अपने प्रिंट आउट्स, अपने टीचिंग मेथड्स, पॉइंटर्स, टॉपिक्स, लास्ट टाइम कौन से क्वेश्चंस आए थे, स्टूडेंट्स को क्या क्वेश्चन परेशान करता है, उस पर मैं पहले एक छोटा सा एक समेटिव जल्दी से उसको देख लेता हूं, एंड देन आई गो, दैट इज माइक्रो टीचिंग। रिमेंबर दिस थिंग, माइक्रो टीचिंग का डायरेक्ट आंसर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसको सीधा याद ही करो, ये टीचर के काम की चीज है, स्टूडेंट के काम की चीज नहीं है। अगर आसान भाषा में बोले माइक्रो टीचिंग, तो लड़ाई में जाने से पहले अगर आप अपने तलवार का वजन चेक कर रहे हो, भाले को साफ कर रहे हो, अपनी ढाल को चेक कर रहे हो और उस पर फोकस कर रहे हो, तो ये माइक्रो टीचिंग का पार्ट है। विच मेथड इज बेस्ट फॉर टीचिंग साइंस एट द स्कूल लेवल? छोटे बच्चों को अगर आपको साइंस पढ़ाना है, छोटा बच्चा कैसे समझेगा साइंस क्या होता है, साइंस की वैल्यू क्या होती है? मैं जब 11th क्लास में था तो मुझे सिर्फ एक ही चीज ने अट्रैक्ट किया था बायोलॉजी क्लास में, कि कुछ शीशे के डब्बे पड़े हैं, ढक्कन पड़े हैं, जार बोलते हैं उसको शायद, और उनमें किसी में कुछ प्लांट है, किसी में एक छोटा सा सांप था, एक छोटा सा कछुआ था, एक दो चीजें थी। तो ये मेरी क्यूरियोसिटी का पार्ट था कि हैं यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो अगर आपके पास डिमॉन्स्ट्रेशन करने का कुछ है तो फिर आपकी क्लास में बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। चूंकि आप छोटे लेवल पे पढ़ा रहे हो, आप स्कूल लेवल पे पढ़ा रहे हो, तो स्कूल में लेक्चर मेथड नहीं चलता। लेक्चर मेथड यूनिवर्सिटी में चलता है, टॉप यूनिवर्सिटीज में चल सकता है। डिस्कशन मेथड भी यूनिवर्सिटी लेवल स्टैंडर्ड है, हायर एजुकेशन का पार्ट है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, छोटे छोटे प्रयोग करके दिखाना। आपको याद है बचपन में हाफ टाइम में कुछ कोई लोग बाहर से आता था और वो कागज से हम ऐसे फूल बना के दिखाता था और हम मेस्मराइज्ड हो जाते थे। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। यहाँ असाइनमेंट मेथड भी काम नहीं करेगा, ये सब हायर एजुकेशन के पार्ट है। Which domain is not part of Bloom's taxonomy? देखो बेंजामिन ब्लूम 1956 में अपनी टेक्सोनॉमी लेके आया। ब्लूम की टेक्सोनॉमी में पहली बात तो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। जैसे हम बात करते हैं कॉग्निटिव लर्निंग इज ओवरऑल लर्निंग, आपको मैथ्स याद है, आपको हिस्ट्री याद है, आपकी ओवरऑल लर्निंग है। फिर आता है अफेक्टिव लर्निंग, ये आपके इमोशनल लर्निंग से डील करता है, आपकी एम्पैथी, सिंपैथी, कनेक्शंस, बॉन्ड, इमोशनल लेवल की लर्निंग है। साइकोमोटर लर्निंग होती है आपकी एक्टिव लर्निंग, जिसमें आपका बिहेवियर, बॉडी को एज अ मोटर यूज किया जाता है। लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग जो है ये आपके लर्निंग को एक्सप्रेस करता है, करके दिखाता है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ब्लूम की टेक्सोनॉमी का पार्ट क्या नहीं है? तो रिमेंबर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी व्हिच केम इन 1956, उसमें इन्होंने क्लियरली रिफ्लेक्टिव लर्निंग की बात नहीं की। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, भाई ये चारों लर्निंग का पार्ट है, लेकिन ब्लूम की लर्निंग का पार्ट है कि नहीं? तो नहीं है। रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग वहां पे उसका पार्ट नहीं है। मैं आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इन अपकमिंग वीडियोस। Which of the following is not a characteristic of a good question paper? एक अच्छे क्वेश्चन पेपर का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? एक अच्छा क्वेश्चन पेपर, उसमें क्या क्या होता है और क्या नहीं होना चाहिए? देखो, वैलिडिटी। हाँ, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस डाले गए हैं वो क्वेश्चन एक्चुअली सेंसिबल होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए। ऐसे मनमर्जी क्वेश्चन नहीं होने चाहिए कि कुछ भी लिख दो। एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10th क्लास में हमें एक टेस्ट दिया गया कि आप अगर भारत के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते। अब मेरा एक दोस्त था, वो थोड़ा सा शैतान था, उसने लिखा अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं देश को बेच देता, मैं सभी को एक एक गर्लफ्रेंड दिलवा देता, क्लब्स खुलवा देता, गवर्नमेंट जॉब की कोई टेंशन नहीं रहती, हर किसी के घर पे खाना पहुंचता, एंटरटेनमेंट होता, फुल मस्ती होती, जिंदगी में किसी को काम करने की जरूरत नहीं होती। आप बताओ। अब टीचर ने उसको दे दिया 0 और हमारी क्लास में हम उसको सबके सामने खड़ा भी किया, सबके सामने उसको खड़ा भी किया कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है। अब वो लड़का जो था, शैतान तो था ही, उसने कहा लेकिन सर एक बात है, ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री था तो क्या करता। आपने ये तो नहीं कहा कि अच्छा अच्छा बताओ, ओनली गुड थॉट्स बताओ, वो बताओ जो मुझे पसंद है। आपने कहा प्राइम मिनिस्टर बनते तो क्या करते। तो भाई कोई स्कूल खोलता, कोई कॉलेज खोलता, मैं क्लब खोल रहा हूं। कोई चाहता है लोगों को नौकरी मिले, मैं चाहता हूं लोगों को गर्लफ्रेंड मिले। तो आपने ये तो कहा ही नहीं ना कि मॉरल ग्राउंड्स पे गलत है कि सही। तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस एक्चुअली वो होने चाहिए जिनका एक डायरेक्ट आंसर बनता हो, एक डेडिकेटेड डायरेक्ट आंसर, रैंडम नहीं। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन ये कि क्या करते भारत का प्रधानमंत्री होके, तो अगला कुछ भी कर सकता है। या आपने थोड़ी कहा कि अच्छा नहीं बोलोगे तो नंबर काट लेंगे। सो
वैलिडिटी होनी चाहिए, यानी लॉजिकल क्वेश्चंस होने चाहिए, सब्जेक्टिविटी। अब अगर क्वेश्चन को अगर हम सब्जेक्टिव बना दें तो वो अच्छी चीज है बुरी? देखो, अगर आपसे आंसर सब्जेक्टिव मांगा जाए तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो टीचर है जो उस आंसर को इवेल्युएट करेगा वो एक इंसान है, और अगर वो एक इंसान आपके आंसर से उसकी कहीं इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती, पॉलिटिकल बॉन्डिंग नहीं होती, तो आपके नंबर काट सकता है। सब्जेक्टिविटी में क्या होता है? सब्जेक्टिविटी में कि बहुत सारे चांस होते हैं कि स्टूडेंट का आंसर टीचर समझे ही ना, तो ये थोड़ी गलत चीज है। फिर रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी वैलिडिटी एक ही चीज है। पेपर रिलायबल होना चाहिए, ट्रस्टेड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, जी हाँ, जो पूछा जा रहा है खाली वही पूछो। ऑब्जेक्टिव लेवल क्या होता है? जब 4 आंसर दिए जाते हैं तो उस 4 ऑप्शंस में से एक ही आंसर करेक्ट होता है और वो हर किसी के लिए करेक्ट होता है। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। दिल्ली ही आंसर है, चाहे 10 टीचर आंसर को चेक करें, दिल्ली ही बोलेंगे। लेकिन सब्जेक्टिविटी, अगर पेपर में सवाल आ गया कि भारत में गरीबी के क्या कारण हैं, और आपने लिख दिया कि भारत में गरीबी के कारण करंट गवर्नमेंट है, करंट प्राइम मिनिस्टर है, करंट प्राइम मिनिस्टर ने कहीं नौकरियां नहीं निकाली है, करंट प्राइम मिनिस्टर ने कहीं यूनिवर्सिटी नहीं खोली है, अब जो आपका टीचर इवेल्युएटर है वो उस करंट प्राइम मिनिस्टर की पार्टी का है, या उसके मन में यही है कि बस ये मेरी पार्टी है, वो आपको फेल कर देगा। तो ये सब्जेक्टिविटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो, ये खुद कह रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में कि सब्जेक्टिव अच्छी चीज नहीं है, और एचपीएससी का पेपर सब्जेक्टिव है, यूपीएससी का पेपर सब्जेक्टिव है। Which type of evaluation helps in improving the teaching learning process during the course? किस तरह का इवैल्यूएशन ऐसा होता है जो टीचिंग लर्निंग के अंदर ड्यूरिंग द कोर्स काम आता है? देखो, व्हेन यू आर टीचिंग, आपका एक इंटेंशन है। जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों से लगातार सवाल पूछता रहता हूं, इंटरेक्टिव लर्निंग करता हूं। मैं क्या करता हूं? रैपिड फायर करता हूं। मैं किसी एक स्टूडेंट को बोलूंगा कि ये पूरा टॉपिक तुम बताओगे, या फिर सभी को बोलूंगा कि फास्टेस्ट आंसर दो, जल्दी से बताओ ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये किसने किया। होता क्या है? बच्चे इन्वॉल्व है। अच्छा, जो बच्चे मुझे आंसर करते हैं तो मैं देखता रहता हूँ कौन आंसर कर रहा है, कौन आंसर करके खुश हुआ, लेकिन कौन मुंह लटका के बैठा है। और मुझे तुरंत पता चल जाता है कि इसने रिवीजन नहीं किया है। फिर मैं बात करता हूँ कि आपने क्यों नहीं किया है, तो मे बी वो अगले दिन करे। तो पॉइंट क्या है? किस तरह का इवैल्यूएशन हेल्प करता है इंप्रूव करने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग द कोर्स, कोर्स के समय। मैं रोज अपने बच्चों से रैपिड फायर करता हूं, इसलिए इंडिया के टॉपर्स निकलते हैं। मुझे हर दिन पता होता है कि इस बच्चे ने कल आंसर नहीं दिया था लेकिन ये आज आंसर दे रहा है। ये ऑफलाइन बैच में फेस टू फेस पढ़ने का फायदा है, जो ऑनलाइन में नहीं हो सकता। ऑनलाइन में टीचर नहीं देख सकता कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे डायग्नोस्टिक लर्निंग्स। सो जो आपका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है ये शुरुआत में होता है। शुरुआत में टीचिंग से पहले, कम्युनिकेशन से पहले आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हो, क्लासरूम रेडी हो जाता है, शोर शराबा बंद होता है, फिर आप पढ़ाना शुरू करते हो। ये डायग्नोस्टिक लेवल है, ठीक है, शुरू में ही आपको आइडिया मिलता है। समेटिव, समेटिव होता है जब टीचिंग क्लासेस खत्म हो जाए, कोर्स खत्म हो जाए, फिर ओवरऑल आप पता करते हैं इवैल्यूएशन क्या है। अगर कोचिंग में हम समेटिव इवैल्यूएशन करें तो एग्जाम से पहले हम टेस्ट करवा के पता कर सकते हैं। फॉर्मेटिव लेवल, फॉर्मेटिव में क्या होता है? साथ साथ प्रैक्टिस होती है, चाहे वीकली टेस्ट हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे रैपिड फायर हो, पर साथ साथ चलता है टीचिंग लर्निंग, और बीच बीच में टेस्ट, बीच बीच में बातचीत, बीच बीच में क्रॉस क्वेश्चन या छोटे छोटे सिंपोजियम। ये सारी चीजें उसको हेल्प करती हैं इंटरेक्टिव लर्निंग के लिए। नॉर्म रेफरेंस क्या होता है? जिसमें आप दूसरों से कंपेयर करो, अपने स्टूडेंट की प्रिपरेशन को दूसरों से कंपेयर करो कि उसके मुकाबले इसकी प्रिपरेशन कैसी है। तो ये भी उतना इफेक्टिव नहीं है जितना फॉर्मेटिव है। मेरा टीचिंग मेथड जो है वो फॉर्मेटिव है। मैं साथ साथ करवाने की कोशिश करता हूं कि बच्चे को हाथों हाथ याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर मीनिंगफुल लर्निंग? अब जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, ये अभी आ चुका है क्वेश्चन दोबारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मीनिंगफुल लर्निंग? तो इसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन। अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आपका एक्टिवली पार्टिसिपेशन है, टीचर पढ़ा रहा है और आप बाकायदा जुड़े हुए हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे हैं, टीचर के दिए हुए क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, तो आप एक्टिव पार्टिसिपेशन का पार्ट है। अगर आपका एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट है तो आपकी लर्निंग मीनिंगफुल लर्निंग हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचिंग एड? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो टीचिंग एड है? अब ध्यान से देखो आप, टीचर को कोई भी चीज जो पढ़ाने में हेल्प करे वो टीचिंग एड होती है। यहां पे ऑप्शंस में क्या है? टीचर खुद ही है तो अपने आप को तो एड क्या ही बोलेगा। स्टूडेंट और टीचर ये तो करिकुलम का पार्ट है। करिकुलम इटसेल्फ जो है टीचिंग एड नहीं है, तो टीचर को दिया जाता है
उसका सिलेबस, उसके सेमेस्टर्स, उसके एग्जाम्स। टीचर की मदद कौन करता है? आजकल के जमाने में डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर्स। तो रिमेंबर दिस थिंग, बहुत आसान है ये। द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड इज कॉल्ड। नॉलेज प्रदान करना, स्किल प्रदान करना एंड एटीट्यूड प्रदान करना, इसे क्या कहते हैं? लर्निंग नहीं, आप प्रदान करने की बात कर रहे हैं। इम्पार्टिंग, इंग्लिश का वर्ड है इम्पार्टिंग, देना। लर्निंग दी नहीं जाती, लर्निंग ली जाती है, तो ये नहीं होगा। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग दी जा सकती है, एग्जैक्टली ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। ट्रेनिंग में नॉलेज नहीं आता है, स्किल्स दी जा सकती हैं, एटीट्यूड नहीं दिया जा सकता। इसीलिए टीचिंग एंड ट्रेनिंग दो अलग चीजें हैं। मेरा डॉग ट्रेंड है, मेरे डॉग को मैं कितना भी कहूं कि घर में फर्श पे या किसी नीट एंड क्लीन जगह पे सूसू कर दो, वो नहीं करेगा। उसे बचपन से ट्रेनिंग दी हमने कि साफ जगह पे कहीं कुछ नहीं करना है, बाहर मिट्टी और घास में ही करना है। अब वो ट्रेंड है, पर क्या वो एजुकेटेड है कि घर में सफाई का क्या मतलब है, बाहर का क्या मतलब है? नहीं। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन। चलो इंस्ट्रक्शन डील करते हैं। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन नॉलेज नहीं देता, सिर्फ पॉइंटर्स बताता है, डूज एंड डोंट्स, रूल्स रेगुलेशंस। इंस्ट्रक्शंस आर्मी में मिलते हैं, नॉलेज नहीं है ये। एजुकेशन ऐसी चीज है जिसमें नॉलेज आता है, स्किल्स आते हैं एंड एटीट्यूड आता है, लाइफ जीने का तरीका आता है, बिहेवियर आता है। सो एजुकेशन इज द राइट आंसर। ये भी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, डोंट फॉरगेट इट, इनको नोट करते जाइएगा साथ साथ। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर टीचिंग एट द प्राइमरी लेवल इज। प्राइमरी लेवल पे सबसे इफेक्टिव टीचिंग जो है वो क्या होती है? जैसे जैसे बोला है, इन्होंने बोला है प्राइमरी लेवल, फिर से वही बात है, लेक्चर मेथड टॉप यूनिवर्सिटीज का लेवल है, बच्चों से हम प्राइमरी लेवल पे लेक्चर मेथड में नहीं कर सकते। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्राइमरी स्कूल्स में, नर्सरी स्कूल्स में एक्टिविटी करवाई जाती है बच्चों से। बच्चों को बोला जाएगा ऐसे ऐसे कागज पे कुछ बनाओ, बच्चों को बोलेंगे चीता कैसे बोलता है, बिल्ली कैसे बोलती है, बच्चे कॉपी करते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बच्चों को आपने छोटा सा आर्टिकल दे दिया कि जाओ काऊ के ऊपर लिख के लाओ, 4 लाइन याद करो, माई मदर, माई फादर, माई टीचर। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। डिक्टेशन मेथड बच्चों पे काम नहीं करेगा, प्राइमरी मेथड। रॉट लर्निंग, छोटे बच्चे प्राइमरी लेवल के, रॉट लर्निंग भी काम नहीं करेगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब अगर हम आपको लैंग्वेज सिखाएं तो इसे TBLL कहते हैं, टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। इंडिया के प्रोफेसर हैं बेंगलोर से, NS प्रभु, उन्होंने डेवलप किया है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचर। एक रिफ्लेक्टिव टीचर कौन होता है? जैसे रिफ्लेक्टिव लर्निंग है कि अगर आपने सीख लिया तो आपके बिहेवियर में वो दिखेगा, आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, आप उसे एज अ टूल यूज करेंगे। रिफ्लेक्टिव लर्निंग के बाद रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचर क्या करता है? देखो, अगर एक बहुत अच्छा टीचर है, अवॉइड स्टूडेंट फीडबैक। बच्चे कहने सर समझ नहीं आ रहा, सर समझ नहीं आ रहा है, टीचर कहना है लीव इट, मैं पढ़ाऊंगा, मैं तो पढ़ाऊंगा। अगर आप स्टूडेंट का फीडबैक अवॉइड कर रहे हैं तो आप टीचर ही नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि जिसको पढ़ा रहे हैं उसी को समझ नहीं आ रहा। तो एक अच्छा टीचर, रिफ्लेक्टिव टीचर, अवॉइड नहीं करता है, नो, ऑलवेज फॉलोज द टेक्स्ट बुक। अगर टीचर सिर्फ किताब के बाहर नहीं जाता है तो भी गलत टीचिंग है। रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू बिलीव एवरीथिंग यू रीड, बेटर नॉट रीड। जापान की कहावत है, इफ यू बिलीव एवरीथिंग यू रीड, बेटर नॉट रीड, मत पढ़ो। रिव्यूज एंड इम्प्रूव टीचिंग, अपने रिव्यू खुद करता है, अपनी टीचिंग को इंप्रूव करता है। अपने आप को चेक करता रहता है, अपने आप को देखता रहता है, अपने ऊपर काम करता है। यू नो व्हाट, आई एम रियली हैप्पी दैट थैंक गॉड आई हैव दिस क्वालिटी। पता है 11 बार नेट कैसे हुआ मेरा? मैं कभी किसी फिक्स सिलेबस पे रुका ही नहीं, पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। जो आता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आता है पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। और आज मेरे पास इतना बड़ा सिलेबस है, चाहे वो नेट का इतना सिलेबस हो। नेट का इतना सिलेबस है, मेरा अपना सिलेबस इतना बड़ा है। ऑफलाइन बैच में वो हर वो चीज पढ़ाता हूँ जो मैंने पढ़ी है, क्योंकि मेरा काम है अपने आप को लगातार रिव्यू करना, अपने आप को लगातार चेक करना। जानते हो क्यों? हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट इफ द टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो अगर मेरे पास एक टैलेंट है और मैंने हार्ड वर्क छोड़ दिया, तो कोई भी दूसरा जो हार्ड वर्क कर रहा है वो मुझे आराम से हरा देगा। तो अगर मेरे पास टैलेंट है तो क्यों ना मैं हार्ड वर्क ऐड कर दूं। टैलेंट और हार्ड वर्क अगर मिल जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ माई क्वालिटी जो मैं अपने आप को नंबर देना चाहूंगा, अपने गले में खुद माला डालना चाहूंगा। रिव्यूज एंड इंप्रूव, या आई डू दिस थिंग। इग्नोर्स पीयर एडवाइस, टॉप लेवल एडवाइस, सीनियर्स के एडवाइस से, लर्निंग एडवाइसेस को इग्नोर करता है, नहीं। कई लोग करते हैं, बहुत से टीचर्स को ईगो होता है, प्राउड होता है, एक लेवल पे होता है कि आपको लगता है अच्छा मुझे सिखाएगा, मेरे को पढ़ाएगा, तेरे से ज्यादा मार्क्स है मेरे। पर ये गलत है। एक अच्छा टीचर, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचर, वो ये सब नहीं करता।
द मेन पर्पज ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन इज, क्लासरूम कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा पर्पज क्या होता है? क्लासरूम में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अब आप बताइए, देखिए क्या होता है। कंट्रोल डिसिप्लिन, बच्चों को डरा के रखना होता है। आपका जो कम्युनिकेशन है वो बच्चों को डरा के रखने के लिए होता है कि आवाज नहीं आनी चाहिए, चुप हो जाओ। एंश्योर सिलेबस कंप्लीशन, कोचिंग क्लासेस में टीचर का सबसे बड़ा काम होता है सिलेबस खत्म करो, ये गलत है। एंड लकीली मेरा भी ऐसा कोई फोकस नहीं है, मेरा फोकस है जेआरएफ आना चाहिए बस। मैं दिए हुए सिलेबस से ज्यादा पढ़ाता हूं, लेकिन ये करंट रियलिटी है कि बहुत सारे टीचर सिर्फ सिलेबस बेस्ड है और उनकी गलती नहीं है। देखो मैं एक चीज और बोलूंगा, उनकी गलती नहीं है। टीचर ने 9 टॉपिक्स जान लगा के पढ़ाई और 10वां टॉपिक वो नहीं पढ़ा पाया क्योंकि एग्जाम 10 दिन पहले हो गया, तो बच्चे क्या करेंगे, उसके 9 टॉपिक इग्नोर करके बोलेंगे अरे बेकार टीचर है, सिलेबस पूरा नहीं कराता। इस वजह से टीचर्स पे प्रेशर आता है कि सिलेबस पूरा करो, बच्चे को समझ में आए ना आए, आप टॉपिक में ट्रेन चला दो, मालगाड़ी चला दो, फास्टेस्ट बढ़ा दो, लेकिन ये बोल दो कि हाँ सिलेबस कवर हो गया। तो यहां दोनों पे को समझना पड़ेगा। इफ यू वांट क्वालिटी टीचिंग तो फिर सिलेबस की कोई लिमिट नहीं होती, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव टीचिंग है, चूंकि 10th यूनिट से क्वेश्चन आएंगे तो बच्चा अपनी जगह सही है, वही चाहता है कि सर कोई बात नहीं 9 यूनिट्स को थोड़ा छोटा कर दो पर 10th भी पढ़ा दो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 10th यूनिट से भी क्वेश्चन आएंगे। तो टीचर्स भी फिर क्या होते हैं, सिलेबस फोकस्ड होकर पढ़ाते हैं। फिर आता है फैसिलिटेट लर्निंग, टीचर जो है लर्निंग को ईजी बनाता है, फैसिलिटेट करता है। या फिर मेंटेन अथॉरिटी, तो टीचर जो क्या करता है वो अपनी अथॉरिटी मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेट नहीं करता, उसका ये काम नहीं होता है कि मैं अपनी अथॉरिटी मेंटेन करूं, वो सिर्फ क्या करता है लर्निंग को फैसिलिटेट कर देता है कि चलो लर्निंग को आसान बनाते हैं। कम्युनिकेशन का क्या टारगेट होता है कि बच्चों के लिए लर्निंग आसान हो। मैं मेरी क्लास में सॉन्ग्स के एग्जांपल दे देता हूँ, जोक्स सुनाता हूँ, मोटिवेशनल स्टोरीज सुना देता हूँ, रियलिस्टिक स्टोरीज, न्यूज़पेपर से कुछ पिक करके रिलेट करता हूँ, ताकि हर हाल में लर्निंग स्टैब्लिश हो इजी लेवल पे। टीचर को कैसा होना चाहिए? ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटर काइंड ऑफ। क्या टीचर को डिक्टेटर होना चाहिए कि मैंने एक बार जो कह दिया कमिटमेंट कर दी तो वही है? नहीं, टीचर को डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है कि आप सबकी ओपिनियन सुने। जैसे एक बार क्या हुआ, मैं दलित लिटरेचर पढ़ा रहा था, तो दलित लिटरेचर में क्या होता है कि हम बात करते हैं कि देखो अपर कास्ट ने लोअर कास्ट के साथ कितना गलत किया। तो मेरे स्टूडेंट ने बोला कि सर आप भी तो ब्राह्मण हो, आपने भी तो कितना गलत किया है। अब अगर मैं वहां पे डिक्टेटरशिप बन जाऊं या बोलूं कैसे कैसे आपने पूछा, या मैं अपर कास्ट के सपोर्ट में आ जाऊं ब्लाइंडली, तो वो चीज गलत है। टीचर को डेमोक्रेटिक होकर सबको सुनना चाहिए। मैंने उस बच्चे से कहा कि मैंने नहीं, हाँ अपर कास्ट ने गलत किया है, आई बिलोंग टू दैट अपर कास्ट, क्योंकि अभी जो सिस्टम है, अभी जो ट्रेंड है उसमें आप भी मुझे अपर कास्ट में गिनोगे, लेकिन यही हमारी जंग है। हमें अपर कास्ट लोअर कास्ट सब हटाना है। हमें यह बताना है कि देयर इज नो कास्ट, देयर इज जस्ट वन थिंग, ह्यूमैनिटी। हम सिर्फ भगवान की संतान है, हम एक हैं। तो टीचर को डेमोक्रेटिक होना बहुत जरूरी है। मेरा एक स्टूडेंट था कश्मीर से, तो वो वो बोलता था कि सर हमें आजाद कश्मीर चाहिए। तो आप जानते हो मैंने क्या कहा? मैंने कहा आप इस पे और अच्छे से विचार करो, क्योंकि आपको आजाद अमेरिका भी नहीं रहने देगा अगर इंडिया और पाकिस्तान भी आपको छोड़ दें। मैंने कहा एज ए इंडियन मुझे कोई शौक नहीं आपको अपने में मिलाने का या कहने का, या मैं आप पे इम्पोज करूं। मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं कि आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा पॉलिटिकली सोचें। अगर आपको इंडिया भी छोड़ दे, पाकिस्तान भी छोड़ दे, तो आपको अमेरिका आके कॉलोनी बना लेगा। तो अगर आप डेमोक्रेटिक है तो आप सबकी ओपिनियन सुन सकते हैं, बच्चा आपसे बिना डरे बात कर सकता है, दिल खोल के आपसे एक्सप्रेस कर सकता है और एक अच्छे लर्निंग का पार्ट बनेगा। टीचर को रिजर्व नहीं होना चाहिए। अगर टीचर रिजर्व्ड है तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में बैरियर स्टैब्लिश हो जाएगा, बात ही नहीं कर पाएंगे। टीचर को इनडिफरेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसे फर्क नहीं पड़ता। बच्चा कह रहा है सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं फेल हो जाऊंगा, उसे फर्क नहीं पड़ता। बच्चे पीछे डिस्कस कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ सिलेबस पूरा कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे एक सर थे, वो किताब में बैठते, आके ऐसे बैठते, किताब में मुंह नीचे करते, 40 मिनट तक रीड करते बस, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे सो रहे हैं, जग रहे हैं, क्लास से उठ उठ के कौन चला गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें होगा डेमोक्रेटिक, टीचर को डेमोक्रेटिक होना चाहिए। इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड नहीं है? इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड नहीं है? तो ध्यान से देखिएगा। देखो लेक्चर मेथड है, टीचिंग का पार्ट होता है। सेमिनार टीचिंग का पार्ट होता है। यहाँ पे बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे सेमिनार हो रहा है। मैं अभी सितंबर में हम एक इंटरनेशनल सेमिनार करवाएंगे
फर्स्ट टाइम बच्चे ऑनलाइन भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरनेशनल सेमिनार करवाने वाले हैं, प्रोफेसर्स लंदन से आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे। लास्ट टाइम भी आपने देखा था, मेजर जनरल GD बख्शी सर आए थे, शंटी सर आए थे। शंटी सर जो पॉलिटिशियन है, आम आदमी पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं और एक महान समाज सेवी है, कोरोना वॉरियर है, ऐसे लोग आए थे। तो आप देखेंगे कि सेमिनार के अंदर भी लर्निंग होती है। सिंपोजियम जो होता है एक छोटा पार्ट होता है, सेमिनार जैसा ही होता है, सेमिनार का ही एक छोटा कॉपी होता है। लेकिन एक डिक्टेशन ऐसी चीज है जिसे हम टीचिंग मेथड नहीं मानते। डिक्टेशन में क्या होता है, आप कुछ पॉइंट्स डिक्टेट करके जल्दी जल्दी नोट करवाते हो, ये टीचिंग का पार्ट नहीं है, ये ट्रेनिंग का पार्ट बन सकता है, पर ये टीचिंग किसी भी हाल में नहीं है। डिक्टेट में क्या होता है कि आप किसी को ये लिखवा रहे हो कि किचन का सामान ले आओ, 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो दाल, और आप किसी को नोट करवा रहे हो बोल बोल के, ये टीचिंग का पार्ट नहीं है। रिमेंबर दिस पॉइंट। Which of the following is the best method to evaluate a student's performance continuously? बच्चे के परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली इवेल्युएट करने का बेस्ट तरीका क्या है? टर्म्स एंड एग्जाम्स, यस। वीकली टेस्ट, हाँ होना चाहिए। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सरप्राइज टेस्ट होना चाहिए। पर सी ऑप्शन देखो, कंटिन्यूअस, लगातार, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन और डिटेल्ड इवेल्युएशन, इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन में सरप्राइज टेस्ट भी आता है, हम भी हमारी क्लास में सरप्राइज टेस्ट करते हैं। वीकली टेस्ट भी आता है, हम भी वीकली टेस्ट करते हैं। टर्म्स एंड एग्जाम तो होते ही होते हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पता है पेपर में क्या है, वो आपको कई बार इसलिए कंफ्यूज करते हैं। बच्चा क्यों कंफ्यूज होता है उसके अंदर? चारों ऑप्शन सही है, पर चारों में सबसे ज्यादा सही कौन सा है वो आपको देखना है। इन अ स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम द टीचर्स रोल इज, फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है ये। एक स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम में टीचर क्या करता है? तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो फैसिलिटेट करता है डिस्कशन को, वो हेल्प करता है कि बच्चों का डिस्कशन कंटिन्यूअसली आराम से हो सके, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले। अ गुड टीचर ऑलवेज एम्स, एक अच्छे टीचर का क्या एम होता है? सिलेबस खत्म कर दे। वैसे अकॉर्डिंग टू कोचिंग क्लासेस एंड सेंटर्स, जो टीचर सिलेबस जल्दी खत्म कर दे उसे अच्छा माना जाता है, बट एक्चुअली वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसने बहुत सारा कंटेंट कॉम्प्रोमाइज किया होता है। बच्चे को तो पता ही नहीं है ना पढ़ना क्या है, तो वो 10 चीजें नहीं भी पढ़ाएगा, बच्चे को नहीं पता लगेगा। डेवलप्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अच्छा टीचर जो आपके कॉन्सेप्ट डेवलप कर दे, ये सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। मेंटेन अथॉरिटी, जो आपको डरा के कंट्रोल करके रखे, अथॉरिटेटिव बिहेवियर रखे, नो। इंप्रेस करे पेरेंट्स को, पेरेंट्स के सामने महान बन जाए, अरस्तु बन जाए। पेरेंट्स फीस लेके आ रहे हैं, टीचर बड़ा अच्छा हो रहा है। मैं जहां काम करता था जिसके यहाँ पे, तो वो क्या करते थे कि जब बच्चा एडमिशन लेने आते थे पेरेंट्स के साथ, तो वो तुरंत मैंगो शेक या जूस मंगा देता था। तो होता क्या था, वो कहता था सर ये इतनी दूर आए हैं, इनको मैंगो शेक जूस पिलाएंगे, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे और फिर वो जल्दी एडमिशन करवाएंगे। तो टीचर का अगर ये सोच रहा है तो फिर टीचर फ्लॉप टीचर है। राइट आंसर, कॉन्सेप्ट डेवलप। अगर आपने बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया, उसे सोचना सिखा दिया, बच्चे को अपने आप में पढ़ना, समझना, सोचना सिखा दिया, दैट्स द बिग काइंड ऑफ लर्निंग, ग्रेट काइंड ऑफ लर्निंग। Which of the following activities reflects critical thinking in learners? बच्चों के अंदर या लर्नर्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे पता चलेगी? मेमोराइजिंग फैक्ट्स, स्टूडेंट रट्टा मार के आ रहा है, जस्ट लाइक चतुर रामालिंगम इन 3 इडियट्स। क्या आप रट्टा मार के आ रहे हैं? अगर आप रट्टा मार के आ रहे हैं तो आपकी इफेक्टिव लर्निंग नहीं है, फिर ये अच्छी लर्निंग, क्रिटिकल लर्निंग नहीं है। पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट, अगर आप डिबेट कर रहे हो तो डिबेट कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। बच्चे का नॉलेज कहां से आ रहा है? जो उसने पढ़ा है, वहां उसने एक्टिव लर्निंग की है, ये अच्छा आंसर है। रिपीटिंग आंसर्स, टीचर के दिए हुए आंसर्स को पीछे पीछे रटना, मगअप करना, नो। कॉपी करना, गलत। सबसे बेस्ट पार्ट होता है डिबेट करना। क्यों? क्योंकि आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपने जो पढ़ा आप उसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, राइट। आपसे कोई कहे कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इसको डिबेट में डिफेंड करो, तो अगर आप नहीं डिफेंड कर पा रहे तो इसका मतलब आपने अभी तक आपने ठीक से कुछ भी नहीं पढ़ा। अब देखिए, पेडागोजी रेफर्स टू, पेडागोजी क्या होती है? आर्ट ऑफ राइटिंग, नो। आर्ट ऑफ सेलिंग, एकदम नहीं। आर्ट ऑफ टीचिंग, जी हाँ, पेडागोजी का मतलब ही टीचिंग होता है। पेडागोजी मतलब टीचिंग मेथड, टीचिंग प्रैक्टिस। सो आर्ट ऑफ पेडागोजी या आर्ट ऑफ टीचिंग, इट इज कनेक्टेड, ये सेम चीज है। मेरे पास एक एक्सक्लूसिव बुक थी, आई डोंट नो अभी यहाँ है नहीं, द हिस्ट्री ऑफ पेडागोजी, मेरे टेबल पे ही थी, तो मैं खूब सारी चीजें पढ़ता रहता हूँ। ये जो ब्लू ह्यूमैनिटीज की बुक है, लेटेस्ट स्टडीज में आ रहा है, द हिस्ट्री ऑफ पेडागोजी। आप मत खरीदना, ये टीचर्स प्रोफेसर्स के लिए होती है,
स्टूडेंट के लेवल की नहीं है। पेडागोजी का इतिहास है इसमें, और ये काफी कॉस्टली बुक भी है, तो माय सजेशन प्लीज मत खरीदिएगा, इट्स ओनली फॉर टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 25, Which teaching method is best suited for developing scientific attitude? कौन सा टीचिंग मेथड सबसे बेस्ट है जिसमें बच्चे का माइंड डेवलप हो, साइंटिफिकली डेवलप हो, क्रिएटिविटी डेवलप हो, बच्चे के दिमाग में आए। देखो छोटा बच्चा अगर साइकिल की चेन उतरने पे खुद चढ़ा रहा है, साइंटिफिक ब्रेन है। छोटा बच्चा पौधों में पानी डाल रहा है और पौधे में खुद गुड़ाई वड़ाई कर रहा है, साइंटिफिक ब्रेन है। छोटे बच्चे को आपने देखा होगा कि मम्मी पापा पजल्स ला के देते हैं और वो खिलौने को जोड़ तोड़ के एक करता है, ये सब साइंटिफिक ब्रेन है। तो यहाँ क्या ऐसा होना चाहिए? सबसे बेस्ट पार्ट है, देखो लेक्चर मेथड हाई लेवल लर्निंग में है, बच्चे के काम कर रही है। स्टोरी टेलिंग इज गुड, बट साइंटिफिक मेथड नहीं है, क्रिएटिव एफर्ट नहीं लगेंगे। डिक्टेशन काम का ही नहीं है, हमने डिस्कस कर लिया, डिक्टेशन टीचिंग का पार्ट ही नहीं है। प्रोजेक्ट मेथड, बच्चे को प्रोजेक्ट दो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट। तो नर्सरी क्लासेस में बच्चों को क्या होता है, वो पजल्स दे देते हैं कि इसको ठीक करो, कलर्स को अरेंज करो, ऑरेंज को ऑरेंज मिक्स करो, ग्रीन को ग्रीन में करो, इन पजल्स को उठा के ABCD लिख के दिखाओ। दिस इज हाउ द प्रोजेक्ट मैथड मेक्स स्टूडेंट्स थिंक। तो जो छोटे स्टूडेंट्स हैं उनका जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो उनके दिमाग में डेवलप कैसे होता है, पुटिंग द एफर्ट्स, क्रिएटिविटी करने की वजह से होता है। दीज वर द 25 क्वेश्चन दैट वी हैव डन। ये जो हमने आज किए हैं, आपको जितने भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, इफ यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज जैसा कि मैंने बताया था कि टीचिंग आपके अकॉर्डिंग क्या है मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं पेपर 1 सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। आपका साथ, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप मुझे मोटिवेट करते हैं तो मुझे होता है कि मैंने अच्छा एफर्ट लगाया और एफर्ट लगाऊं। मैं चाहता हूं कि ये जून का सेशन आपको मेरी तरफ से बहुत सारा नॉलेज मिले पेपर 1 पे। मैं 11 बार नेट हूं, तो ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट है जो मैं जरूर पढ़ के जाता हूं पेपर 1 में, ऐसी कौन सी चीजें जो जाते जाते मैं जल्दी जल्दी फोकस करता हूं, ऐसी कौन कौन सी चीजें जब मैंने JRF हिट किया तो पेपर 1 में जरूर पढ़ा। आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट लेवल हम डिस्कस करेंगे PYQs ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ICT और हायर एजुकेशन के कुछ और क्वेश्चंस। तो आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना चैनल को, कमेंट में मेरा साथ देना है, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, अपना मुझे एम जरूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग टीचिंग क्या है। आप किसी भी स्टेट से हैं, कहीं से भी हैं, मुझे बताइएगा जरूर कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग टीचिंग क्या है। With this message, thank you so much. I believe you must have liked the performance. Share your comments with me. Thank you so much.